Hello friends, today I will come with a new video that is based on GK MCQ series. Very important MCQ questions I had selected frequently which has been asked in previous examination. Now let us start with these questions. Question number first is which among the following is called as red planet? जैसा कि आप जानते हैं जुपिटर जो है ये बिगेस्ट प्लैनेट माना जाता है। वीनस को मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, ब्राइटेस्ट प्लैनेट कहा जाता है। अर्थ को ग्रीन प्लैनेट कहा जाता है, लेकिन जो मार्स है इसको रेड प्लैनेट कहा जाता है। इसका आंसर जो है वो मार्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच आर्टिकल डील विद द फाइनेंशियल इमरजेंसी इन इंडिया? देखिए यहाँ पर तीन किस्म की इमरजेंसीज होती हैं। एक होती है नेशनल इमरजेंसी, दूसरी होती है स्टेट इमरजेंसी जिसको हम प्रेसिडेंट रूल कहते हैं, तीसरी होती है फाइनेंशियल इमरजेंसी। यहाँ पर पूछा गया फाइनेंशियल इमरजेंसी। जो नेशनल इमरजेंसी होती है ये होती है 352 आर्टिकल, और प्रेसिडेंट रूल होता है 356। Now friends, today I will come with a new video that is based on static GK MCQ series questions. इसमें मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे हैं जो प्रीवियस जो एग्ज़ाम हुए जितने उनमें ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, और मैंने इसमें ऐसे फैक्ट रखे हुए हैं, आप देखते जाएंगे खुद कि जिस तरह से पहला क्वेश्चन हमारा है। हम स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा है विच अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज रेड प्लैनेट? इनमें से रेड प्लैनेट किसको कहा जाता है? जिस तरह ये जुपिटर, वीनस, मार्स और अर्थ, जिस तरह से आप जानते हैं रेड प्लैनेट कहा जाता है मार्स को, और इस तरह से वीनस को मॉर्निंग और इवनिंग स्टार भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर इस तरह से इस बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पूछ चुका है और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है विच आर्टिकल डील विद द फाइनेंशियल इमरजेंसी इन इंडिया? देखो हमारे संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में तीन तरह की इमरजेंसीज मैंशनड है। एक है, पहली इमरजेंसी हम देखते हैं जिस तरह से है नेशनल इमरजेंसी होता है, दूसरा होता है हमारे पास प्रेसिडेंट रूल होता है, तीसरा होता है हमारे पास फाइनेंशियल इमरजेंसी। यहाँ पर फाइनेंशियल पूछा गया है तो फाइनेंशियल इमरजेंसी वो आर्टिकल 360 में मैंशन है, प्रेसिडेंट रूल जो है वो 356 में मैंशन है, और नेशनल इमरजेंसी जो है वो है 352 में। ये इंपॉर्टेंट है, ये हमने याद रखना है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच आर्टिकल से देर इज कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया? कौन सा आर्टिकल जो है जो बताता है हमें कि यहाँ पर कैग होता है, यानी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल होता है? तो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशनड है कि आर्टिकल 148 जो है वो हमें बताता है कैग होता है, जो हमारे सेंटर और स्टेट्स के जितने भी फाइनेंस रिलेटेड हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स को लेकर होते हैं, हमारे अकाउंट्स होते हैं, उनको ये ऑडिट करते हैं, स्टेट के भी और सेंटर के भी, दोनों के। ये जो है ये आर्टिकल 148 में आज जो है जीसी मर्मू जो है वो हमारे आज प्रेजेंट कंट्रोलर ऑडिटर जनरल है। ये पहले हमारे जो थे 317 ख़त्म होने के बाद जो हमारे पहले एलटी बने थे लेफ्टिनेंट गवर्नर, वो भी जीसी मर्मू ही थे। आज मनोज सिन्हा है, पहले यही थे, आज ये कंट्रोलर ऑडिटर जनरल है। इस तरह से भी ये याद रख सकते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, हु सेड आर्टिकल 32 इज़ वेरी सोल एंड हार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? देखो सबको पता ही होगा कि आर्टिकल 32 को हार्ट एंड सोल कहा जाता है किसका? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। ऐसा क्यों कहा जाता है ये भी हम नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको समझाएंगे, लेकिन पहले इसमें ये दिखाना है कि ये कहा किसने है। अक्सर एग्जामिनर पूछता है कि किस आर्टिकल को कहा जाता है हार्ट एंड सोल। देखो दो क्वेश्चन इसमें हमारे निकल गए। एक होता है आर्टिकल 32 को हम कहते हैं हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और ये कहा किसने है? ये कहा है BR अम्बेडकर ने, जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन भी थे, उन्होंने इसके बारे में कहा था। नेक्स्ट, देयर आर हाउ मेनी रिट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? अभी जो आर्टिकल मैंने पीछे इस क्वेश्चन में आपको दिखाया आर्टिकल 32, उसने कहा था कि हार्ट एंड सोल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्यों? बिकॉज यहाँ पर जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है आर्टिकल 12 से 35 तक, इसमें अगर किसी की भी वायलेशन होती है सेंटर में, स्टेट में, या कोई भी प्राइवेट अथॉरिटीज़ जो भी इसको करती है, तो इस आर्टिकल के ज़रिए क्या होता है
कि यहाँ पर मेंशन है 5 टाइप ऑफ रिट्स, 5 रिट्स जो है हमारे पास है, वो किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 32 के तहत। यानी हम इसमें सीधा सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में अपना इनके लिए वायलेशन जो होगी हमारे आर्टिकल्स की, फंडामेंटल राइट्स की, इसलिए हम डायरेक्ट रिट्स कहाँ कर सकते हैं, या तो सुप्रीम कोर्ट में और या फिर हाई कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के अंडर कर सकते हैं और हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 के तहत हम रिट दायर कर सकते हैं। इस तरह 5 टाइप्स ऑफ रिट्स जो है ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मैंशनड है, आर्टिकल 32 और स्टेट के लिए आर्टिकल 226। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है हु साइड इंडिया इज़ फॉर इंडियंस। ये इधर टिक लगा के है, ये माँ करके है यहाँ पर, यह है विवेकानंद जी ने कहा था कि इंडिया इज़ फॉर इंडियंस। नेक्स्ट, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील विद फंडामेंटल ड्यूटीज़, यानी एक होता है फंडामेंटल राइट्स, पार्ट जो है वो 3 है फंडामेंटल राइट्स के लिए। फंडामेंटल राइट्स के लिए इधर हम लिखते हैं फंडामेंटल राइट्स के लिए 12 to 35 जो आर्टिकल्स हैं, इनके लिए जो पार्ट है वो है पार्ट 3। और जो हमारा पार्ट कौन सा है डील करता है फंडामेंटल ड्यूटीज़ में, फंडामेंटल ड्यूटीज़ के लिए हमारे पास पार्ट है 4A, जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ 1976 में इसको ऐड किया गया था। इसको स्वर्ण सिंह कमेटीज़ की रिकमेंडेशन में रखा गया था और इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। ये किस में से निकला है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से। तो जो कौन सा आर्टिकल है, ये है आर्टिकल 51A। पार्ट कौन सा है, पार्ट है 4A। ये कई बार एग्जामिनर इसमें पूछता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें आर्टिकल जो आता है वो आता है आर्टिकल 51A, इसका आर्टिकल होता है, और पार्ट इसका जो होता है फंडामेंटल ड्यूटीज़ के लिए वो होता है पार्ट 4A। नेक्स्ट, persons having age of 18 year can cast his vote is mentioned in which article। देखो क्वेश्चन असल में ये है कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशनड है कि किस आर्टिकल के तहत हम वोट दे सकते हैं, वो है आर्टिकल 326। ये आर्टिकल है 326। लेकिन जो वोटिंग एज पहले हुआ करती थी वो हुआ करती थी 21 ईयर्स। ये भी इंपॉर्टेंट है। 61st अमेंडमेंट जो थी उसमें 1989 में, 88 में इसको किया गया था, लेकिन ये इम्प्लीमेंट हुई थी 1989 में, इसलिए आंसर हमारा 1989 रहेगा। 61 अमेंडमेंट ऑफ 1989, इसमें क्या किया था, 20 ईयर्स से इसको रिड्यूस करके 18 ईयर्स रखा गया था। तो इसमें पूछा गया है कि किस आर्टिकल में मेंशन है। आर्टिकल है वो हमारे पास कौन सा है, आर्टिकल है 326। और ये आर्टिकल जो है 324 से लेकर 329 तक ये इलेक्शन कमीशंस को और इलेक्शन के रिलेटेड ये आर्टिकल्स इसमें डील करते हैं। और जो वोटिंग के लिए अगर पूछा जाएगा वोट किस आर्टिकल में है, वो है 326। हु पुट अप द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ऑन 13 दिसंबर 1948। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या था, वो प्रीएम्बल्स को लेकर था। प्रीएम्बल्स को हम प्रीफेस या कवरिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। ये पहली बार पूछा गया है कि किसने पुट फॉरवर्ड किया था, ये किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। तो ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामिनर इसको पूछ लेता है। तो इस तरह से ये जो हमारे क्वेश्चन थे ये हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे कुछ। और एक क्वेश्चन हमारा और है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसके बाद वो है कि 13 अप्रैल 1999 को जलियांवाला बाग जो था वहाँ पर एक ट्रेजेडी हुई थी, जिसको लेकर हड़तालें थ्रू आउट द इंडिया हो रही थी। वो था रिवॉल्ट एक्ट 1919 वाला। लेकिन यहाँ पर पूछा गया है जलियांवाला बाग का जो एक्ट हुआ था वो कब हुआ था, वो 1919 में हुआ था 13 अप्रैल को। लेकिन उस इंसिडेंट के ऊपर जो थे लोग मारे गए थे, जनरल डायर ने उसने ऑर्डर किया था, फायरिंग हुई थी, बहुत सारे लोग उसमें ज़ख्मी भी हुए थे और बहुत सारे लोग मारे भी गए थे। 1600 राउंड वहाँ पर चले थे, 300 लोग मारे गए थे और 1600 के करीब लोग जो थे वो ज़ख्मी हुए थे। यहाँ पर पूछा जा रहा है फिर इंडिया ने थ्रू आउट इंडिया हड़तालें होने लगी इस ट्रेजेडी को लेकर। तो फिर ब्रिटिशर्स ने इंडिया को चुप कराने के लिए इंडियंस को एक कमीशन बना दिया था कि वो इंक्वायर करेगा, जो इसमें से गिल्टी होगा हम उसको सजा देंगे। लेकिन ऐसा हुआ कुछ नहीं था। ऐसा क्या था, ये कमीशन जो था ये बनाया गया था किसकी हेडिंग में, कौन था इस कमीशन को हेड कर रहा था, इस कमीशन का नाम क्या था, इस कमीशन का नाम था हंटर कमीशन। ये बनाया गया था सर जॉन हंटर, इसको हेड थे। तो इसमें इंक्वायरी हुई थी, लेकिन बाद में किसी जनरल डायर को कोई सज़ा नहीं मिली थी, सिर्फ उसको यहाँ से निकाल कर वहाँ पर ब्रिटिश में फिर दोबारा इसी रैंक पर रख दिया गया था। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स थे जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आए होंगे और ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें मैंने कोशिश की है एक ऑब्जेक्टिव को लेकर 2 या 3 से ज़्यादा फैक्ट्स की नॉलेज देने की। मुझे उम्मीद है कि आप इससे फ़ायदा उठाएंगे और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाएगा तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं, ये हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।